मैं अभी खड़ा हूँ पूरे 50 लाख डॉलर की असली नोटों पर, जो कि एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है। और आज यहाँ इन 50 लाख डॉलर डाउनलोड कर सकता है लोकली। एक तो तरीका हो गया कि आप इस डीपसीक का इस्तेमाल करो ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर इसके ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन दूसरा तरीका है आप इसका पूरा का पूरा कोड ही डाउनलोड कर लो और लोकली अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप इस एआई को रन करो। ऐसा करने पर आप इसका कोड बदल भी सकते हो और खुद से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। बाकी अमेरिकन कंपनीज ये ऑलरेडी करने लग चुकी, जैसे परप्लेक्सिटी एआई, इन्होंने डीपसीक R1 मॉडल को खुद से डाउनलोड किया, उसकी सारी सेंसरशिप हटाई और परप्लेक्सिटी के अंदर आप R1 मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी करी। 29 जनवरी के न्यूज आर्टिकल को देखिए, अज़ूर A1 फाउंड्री के अंदर डीपसीक R1 मॉडल अवेलेबल है और इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही को पायलट के अंदर भी आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद भी डीपसीक को बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनी, ओपन एआई जैसी कंपनीज जिन्होंने अपने नाम में ही ओपन रखा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये कंपनी बनी थी इन्होंने कहा था हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असलियत इन्होंने ऐसा नहीं की। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते वक्त ओपन एआई को अक्सर क्लोज्ड एआई कहा और आज चाइनीज एआई ज्यादा ओपन हो गया है ओपन एआई। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी मैं यहाँ चैट जीपीटी को 90 की रेटिंग दी है और डीपसीक का 89 है। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज डीपसीक का यहाँ पर है इसका रिस्पॉन्स टाइम। इस ग्राफ को देखो, लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स लगे सवाल पूछने के बाद जवाब आने में। ओवर 31.1 सेकंड्स का समय लेता है और डीपसीक 71.2 सेकंड्स का समय लेता है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है रिसेंट डेज में, क्योंकि डीपसीक पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज़्यादा समय लेने लग जाता है ये अपने जवाब देने में। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर चैट जीपीटी ओवन और डीपसीक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो डीपसीक कई मायनों में और भी ज़्यादा इनोवेटिव है ओवन के कंपेरिजन। ये इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब चैट जीपीटी ओवन से कुछ पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, चैट जीपीटी ही आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है। लेकिन डीपसीक ने अपने आप को कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिवाइड कर रखा है। डीपसीक के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है, लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है और दूसरा जितने पैरामीटर्स एक्टिव रखने पड़ रहे हैं एआई वो भी कम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को हमेशा एक्टिव रखते हैं। डीपसीक के पास अपने 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं। इससे इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ रही है और कॉस्ट काफी ज्यादा कम आ रही है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है, एक लंबी कहानी है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने मेरा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स ले रखा है, पहले 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स में मैंने इसकी डिटेल में बात करी। वहीं पर मैंने टोकन्स और आरएलएचएफ मेथड के बारे में भी समझाया है, जिस पर चैट जीपीटी आधारित है। अब एक और पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो यहाँ पर डीपसीक के खिलाफ किया जा रहा है वो ये
कि इन्होंने अपना सारा का सारा एआई मॉडल ही ओपन एआई से चुराया है। ओपन एआई ने कहा कि उसको एविडेंस मिला है कि डीप सीक ने उसके प्रोप्राइटरी मॉडल्स को खुद को ट्रेन करने के लिए यूज किया। इनका क्या मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए। अगर चाइना में ये किया जा सकता है तो इंडिया में भी ये किया जा सकता है। इंडियंस में भी काबिलियत है इस तरीके के इनोवेशन को करने में। बस हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर अब आप इस मौके का फायदा उठाइए अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने की। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लेट नहीं हुए। यही सही समय है एआई को सीखने का और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का एआई के साथ। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे आने वाले टाइम में वो पीछे छूट जाएंगे। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में एआई। मेरे एआई कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। कूपन कोड इस्तेमाल करना मत भूलना, डी 46% ऑफ पानी। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और एआई के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा है, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। In Western Japan, scenes of devastation are emerging as a 7.6 magnitude earthquake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। और कई बार जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से कोलाइड करती है तो उसका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकराती हैं उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती हैं, जैसे कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराकर दूसरी के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। तो क्या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में पैरेलली दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो पैसिफिक प्लेट उसकी बाउंड्री एक कॉन्वर्जेंट बाउंड्री है और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में एक प्लेट जब दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरे के नीचे घुस जाती है, मेंटल के अंदर चली जाती है। और ऐसा जब होता है ना, डायग्राम में देखो समुद्र के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये ट्रेंचेस समुद्र के अक्सर सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सीबेड से ये 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर, मारियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर नीचे तक जाता है। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक चीज इसके बारे में आप शायद ना, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है यहाँ पर। ये है जापान ट्रेंच और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।